डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड यूनिट प्रथम इससे हम पिछले वीडियो में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में स्टडी करा चुके हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के टाइप्स के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आपको केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि अंतःप्रदेयी जालिका का रासायनिक संगठन किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में लिपिड की मात्रा 30 से 50% के आसपास होती है। प्रोटीन की मात्रा 40 से 60% के आसपास होती है। और लिपिड्स के अंदर जो 50 से 60% फास्फोलिपिड होती है और प्लाज्मोलिजेंस एंड गैंग्लियोसाइट्स होती है। फास्फोलिपिड्स में लेसिथिन, सिफेलिन एवं इसमें कुछ मात्रा आरएनए की भी पाई जाती है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो प्रोटीन भाग होता है वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक प्रोटीन का बना होता है। क्रियात्मक प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में उपस्थित होते हैं। इनके अंदर मुख्यतः जो एंजाइम पाए जाते हैं उनमें NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज, NADH डाइफॉस्फेरेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज न्यूक्लियोसाइडेज आदि मुख्यतः एंजाइम पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में विषैले पदार्थों के डिटॉक्सिफिकेशन के एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसमें मैग्नीशियम और सक्रिय एटीपेज तथा साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज, साइटोक्रोम P450 भी उपस्थित होते हैं। अब हम आपको अंतःप्रदेयी जालिका से संबंधित और संरचना है जो कि माइक्रोसोम्स के नाम से जानते हैं। जब किसी सेल्स का उच्च गति पर अपकेंद्रण किया जाता है तो सेल्स कलाएँ टूटकर खंड बनाती है और जो कि गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेते हैं। इनको हम माइक्रोसोम्स कहते हैं। इनमें अधिकतर अंतःप्रदेयी मेम्ब्रेन्स के ही खंड होते हैं। ये वास्तविक कोशिकीय संरचना नहीं होती, केवल खंडित अंतःप्रदेयी मेम्ब्रेन से बनी रचनाएं होती है जिन पर राइबोसोम भी अटैच हो सकते हैं। आगे अब हम आपको अंतःप्रदेयी जालिका के उद्भव के बारे में बताते हैं। ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदेयी जालिका का उद्भव सैक पीटर्स, पेलेड, वेलेस्केस और उसके साथियों ने बताया कि पूर्व में उपस्थित अंतःप्रदेयी कलाओं से ही अंतःप्रदेयी जालिका का निर्माण होता है। चिकनी सतह वाली अंतःप्रदेयी जालिका कणीय प्रकार की अंतःप्रदेयी जालिका से विकसित हो सकती है। राइबोसोम के द्वारा आवश्यक प्रोटीनों का संश्लेषण कर लेने के बाद राइबोसोम इसकी सतह से सेपरेट हो जाते हैं तथा ये चिकनी सतह वाली अंतःप्रदेयी जालिका में रूपांतरित हो जाती है। अब हम आपको अंतःप्रदेयी जालिका के कार्य के बारे में डिटेल्स में बताते हैं कि अंतःप्रदेयी जालिका सबसे पहले तो यांत्रिक आधार का काम करती है। कोशिका द्रव को अंतःप्रदेयी जालिका अपनी कलाओं के जालुकनुमा वितरण द्वारा यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करती है। ये कोशिका द्रव को अनेक चैम्बर्स में डिवाइडेशन करके एक वेस्कुलर सिस्टम बनाती है जो कि कोशिका के कोलाइडियली कोशिका द्रव में कंकाल या आधार का कार्य करता है। नंबर 2, अंतःप्रदेयी जालिका द्वारा आवश्यक पदार्थों का विनिमय। अंतःप्रदेयी जालिका की कलाएं केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव व प्लाज्मा कला के मध्य नलिकाओं का जाल बिछाते हुए पाई जाती है। अतः आवश्यक पदार्थों के एक स्थल से दूसरे स्थल तक विनिमय में सहायता करती है। इस कार्य में कुछ वाहक भी सहायक होते हैं। सामान्यतः ये क्रिया परासरण व विसरण द्वारा ही होती है। नंबर 3 जो कार्य है अंतःप्रदेयी जालिका का वो है अंतःकोशिकीय अभिगमन, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अंतःप्रदेयी जालिका विभिन्न पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मार्ग का कार्य करती है। ये पदार्थ मेम्ब्रेन फ्लो द्वारा अभिगमन करते हैं। केंद्रक से आरएनए व न्यूक्लियोटाइड्स, कोशिका द्रव से आरएनए व अन्य पदार्थों का भी अभिगमन इसी प्रकार होता है। नंबर 4 जो कार्य करती है अंतःप्रदेयी जालिका वो है अंतःकोशिकीय संवहन, इंट्रासेलुलर कंडक्शन।
अंतर्प्रदेश जालिका की कलाएं अपनी बाह्य एवं आंतरिक सतह पर सांद्रता, प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट व विद्युत भाव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उत्पन्न करके अनेक आयन जैसे कैल्शियम के कंडेंसेशन में सहायता करती है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि मसल सेल्स में तंत्रिका आवेग को संचारित होने पर कैल्शियम आयंस की सांद्रता शीघ्रता से बढ़ जाती है, जिससे कि इनमें कुंचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार क्रोमोसोम्स के अभिगमन में भी सेलुलर डिवीजन के दौरान ये सहायक होती है। नंबर 5 जो कार्य है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, वो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये ग्लाइकोजन व वसा अम्लों के उपापचय के एंजाइम युक्त होती है, अतः इनके उपापचय में भी सहायक होती है। नंबर 6 जो कार्य है वो है सिंथेटिक एक्टिविटीज़, संश्लेषणी क्रियाएं। प्रोटीन व वसाओं के संश्लेषण के पूर्ण एंजाइम तंत्र अंतर्प्रदेश जालिका की कलाओं में ही पाए जाते हैं। इनके संश्लेषण का कार्य ये करती है। कोलेस्ट्रॉल व स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण भी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम द्वारा ही किया जाता है। लीवर सेल्स पर किए गए अनेकों प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध प्रमाणित हो चुका है कि ये ग्लूकोज व ग्लाइकोजन के संश्लेषण क्रिया में भाग लेती है। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस की क्रिया करने में भी सक्षम होती है और ये एटीपी संश्लेषण का स्थल होती है। यह एटीपी अंतःकोश के परिवहन हेतु ऊर्जा के रूप में उपयोग में लाई जाती है। आरएनए उपापचय से संबंधित संश्लेषण क्रिया भी इनके द्वारा ही की जाती है। अकणकीय अंतर्प्रदेश जालिका में लिपिड के संश्लेषण उपापचय में भाग लेती है। ये ग्लाइकोजन व लिपिड का संग्रहण भी करती है। नंबर 7 प्रकार का जो कार्य है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के द्वारा, वो है कोशिका की अन्य कला युक्त रचनाओं का निर्माण। इनकी कलाओं से गोलजिकाओं का निर्माण होता है और केंद्र कला का निर्माण होने के भी प्रमाण है। और ये सूक्ष्म आशय संक्रमण आशय भी बनाती है और इनसे इनके द्वारा अंतर्प्रदेश जालिका के द्वारा अंतर्प्रदेश जालिका की मेम्ब्रेन से मुकुलन द्वारा बुडिंग ऑफ मुकुलित हुए संरचना भी बनती है। नंबर 8 प्रकार का जो कार्य है जो कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण। चिकनी सतह वाली एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में ऐसे एंजाइम तंत्र पाए जाते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का गुण रखते हैं। चूहों पर औषधियों का प्रयोग करने के दौरान यह पाया जाता है कि इनके द्वारा स्रावित एंजाइम औषधियों के विषैले प्रभाव को न्यूट्रल बना देते हैं। नंबर 9 जो कार्य है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के द्वारा किए जाने वाला सूक्ष्म कायों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रो बॉडीज। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से सूक्ष्म कण समान काय जो कि एकल कला से बनी हुई इलेक्ट्रॉन के घने पदार्थ युक्त संरचना होती है, जिनका निर्माण इसके द्वारा होता है। और इन रचनाओं को हम पेरोक्सिसोम्स भी कहते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट जो ऑर्गन्स है उसके बारे में बताते हैं। गोल्जिकाएँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी। इसके बारे में सर्वप्रथम इस अंग को जॉर्ज ने 1867 के आसपास जो कि उन्होंने देखा था और इसका वर्णन सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक कैमिलियो गोल्जी ने 1891 ने चांदी के लवणों में ओस्मियम टेट्राऑक्साइड द्वारा लिपिड की जांच करते हुए बिल्ली और उल्लू की नर्व सेल्स में अध्ययन किया और इनका वर्णन किया और इनके नाम के खोजकर्ता के आधार पर इनको गोल्जी बॉडीज, गोल्जी जटिल या गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। बेकर ने सूडान ब्लैक अभिरंजक द्वारा इनका परीक्षण किया और इनकी आकृतियों में परिवर्तन होने की क्रिया को इनके द्वारा स्रावी क्रियाओं में की जाने के वाले कारणों के लिए उत्तरदायी बताया। गेटनबाई व हिस्लर्स ने कशेरुकीय प्राणियों के पाए जाने वाले गोल्जिकाओं को अकशेरुकीय प्राणियों में पाए जाने वाले डिक्टियोसोम के समान बताया। बॉबन ने गोल्जिका को शुक्राणु एक्रोसोम से समानता को स्पष्ट किया। बेकर ने इन्हें लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब हम बताते हैं गोल्जिका की उपस्थिति के बारे में। अभी हमने आपको जो बताया था वो गोल्जिका के इतिहास के बारे में बताया था
कि इसकी खोज में कौन कौन से वैज्ञानिकों का योगदान रहा। अब हम बताते हैं आपको गोल्जिका की उपस्थिति। गोल्जिकाएँ प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। यह परिपक्व स्पर्म, आरबीसी, कवक, प्लांट की छन्नी कोशिकाएँ, ब्रायोफाइट्स एक टेरिडोफाइट्स के शुक्राणु में भी नहीं पाई जाती। इसकी लोकेशन क्या है, अवस्थिति क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका में गोल्जिकाएँ दो आकार के प्रतिरूप में पाई जाती है। कशेरुकीय प्राणियों की ध्रुवीय कोशिकाओं में एक बड़े स्थानीयकृत प्रतिरूप में केंद्रक एवं खुली या बाह्य कोशिकीय झिल्ली के मध्य स्थित होती है, जैसे कि बाह्य स्रावी अग्नाशय कोशिकाएं, आंतरोकुला की कलश कोशिकाएं, गोबलेट सेल्स, थायराइड ग्रंथि की सेल्स। नंबर सेकंड, ये डिफ्यूज्ड फॉर्म में पाई जाती है, विस्तृत प्रतिरूप में भी। अधिकतर अकशेरुकीय प्राणियों की कोशिकाएं तथा उप अकशेरुकीय कोशिकाओं में, जिनमें कि पोलैरिटी नहीं पाई जाती, में यह दो से अधिक उपइकाइयों से विस्तृत प्रतिरूप में परस्पर जुड़ी हुई स्थिति में बिखरी हुई पाई जाती है, जैसे कि तंत्रिका कोशिकाएं, लीवर सेल्स, प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में ये इकाइयाँ डिक्टियोसोम कहलाती है और यह नामकरण पर्नर ने 1958 में किया था। अब हम बताते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के आकृति व परिमाण के बारे में, कि इनकी आकृति व परिमाण कोशिका की क्रियात्मक स्थिति द्वारा इफेक्टेड होता है। ये स्रावी कोशिका में ये बड़े परिमाण की होती है, किंतु वृद्धि या निष्क्रिय कोशिका में ये अल्प विकसित या अनुपस्थिति भी हो सकती है। पूर्ण विकसित अवस्था में गोल्जिकाएं चपटी, केंद्रीय तस्तरी समान कक्षों, सिस्टर्नी, परिधीय परस्पर संयोजित होकर नलिकाओं व अंतस्थ या परिधीय आशयों से युक्त होती है। अब हम बताते हैं आपको इसकी परासंरचना, अल्ट्रास्ट्रक्चर के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा गोल्जिकाएं तस्तरी के समान दिखती है, जिसमें 4 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, केंद्रीय चपटी थैले, ये तस्तरी समान कुंडिकाएँ, जिनको हम सिस्टर्नीज बोलते हैं। प्लेटेड सैक। नंबर 2, परिधीय संयुक्त होती हुई नलिकाएँ। नंबर 3, अंतस्थ परिधीय आशय, जिनमें कण रहित या कणयुक्त पदार्थ भरे होते हैं। और नंबर 4 है रिक्तिकाएँ। तो यहाँ सबसे पहले हम चपटे थैले या कुंडिकाएँ, सिस्टर्नीज के बारे में बताते हैं कि ये चपटी लंबी नलिका रचनाएं होती है और एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। ये कुंडिकाएँ या सिस्टर्नीज 4 से 7 होती है। अकशेरुकियों में तथा शैवालों में ये संख्या 10 से 20 तक होती है, जबकि कीटों में ये 30 तक होती है। सिस्टर्नीज में वक्रता इनकी ध्रुवता को प्रदर्शित करती है। इनका समीपस्थ उत्तल निर्माण क्षेत्र फॉर्मेटिव फेस या सिस फेस तथा दूरस्थ अवतल होता है, जो कि मैचुरेशन फेस परिपक्व क्षेत्र कहलाता है, और इसे हम ट्रांस फेस भी कहते हैं। अवतल परिपक्व क्षेत्र प्लाज्मा लीमा की ओर दर्शित होता है, और यह जो वर्गीकरण है वो मोलेनहार व वेल ने दिया था। अब हम आपको इसके बारे में और बताते हैं कि परिपक्व क्षेत्र की तथा निर्माणकारी क्षेत्र की सिस्टर्नियों की कलाओं में अभिरंजक लक्षण भी भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ सिस्टर्नियों की परिधि पर रंध्र भी पाए जाते हैं, जिनको हम फेनिस्ट्रा कहते हैं। फेनिस्ट्रा निर्माणकारी व परिपक्व सिस्टर्नी पर प्रमुख व महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ गोल्जी जटिल की सिस्टर्नियों के मध्य में सघन पदार्थ भरा रहता है, जिनको हम इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट्स या अंतरकुंडकीय पदार्थ कहते हैं। अब हम आपको नंबर 2, जो कि गोल्जिका का पार्ट होता है, आशय, जिसे हम वेसिकल्स कहते हैं। आशय कुंडिकाओं के दूरस्थ सिरों पर ड्रॉप समान छोटे थैले या फूले हुए भाग उपस्थित होते हैं, और ये मुकुलन की क्रिया बनाते हुए इन कुंडिकाओं से पृथक होते हैं। वेसिकल्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। चिकने वेसिकल्स, स्मूथ वेसिकल्स, ये स्रावी पदार्थ रखते हैं। इन्हें हम स्रावी आशय भी कहते हैं। और ये जो आशय होते हैं वो अपने उत्पादों को
एक्सोसाइटोसिस क्रिया द्वारा कोशिका से बाहर या कोशिका के भीतर विभिन्न स्थलों तक विशिष्ट क्रिया हेतु पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरे जो आशय होते हैं वो लेपिताशय होते हैं, कोटेटेड वेसिकल्स कहते हैं। इन आशयों पर सतह पर सूक्ष्म दांते समान उभार पाए जाते हैं। अब नंबर 3 जो गोल्जिका का पार्ट है वो है नलिकाएं, ट्यूबुल्स। ये छोटी साकित अंतर संबंधित खोखली तंतु की रचना होती है जो सिस्टर्नी के परिपक्व क्षेत्र के पार्श्व से डेवलप होती है। ये स्रावी उत्पादकों के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेती है। नंबर 4 पार्ट होता है गोल्जिका का, वो है गोल्जी रिक्तिकाएँ, गोल्जियन वैक्यूल्स। ये अपेक्षाकृत बड़ी अंडाकार या अनियमित आकृति के थैले समान रचनाएं होती है जो कुंडिकाओं के दूरस्थ सिरों पर आवश्यक रूप से फूलने से बनती है और इनकी रिक्तिकाओं का अवकाश अधिक चौड़ा होता है। अभिरंजन के आधार पर गोल्जिकाओं का परिधीय भाग ओस्मियम व चांदी को ग्रहण करता है जबकि केंद्रीय भाग इन्हें ग्रहण नहीं करता। तो जो इसका परिधीय भाग है वो अर्जेंटोफिलिक व जिसका जो केंद्रीय भाग है वो अर्जेंटोरागी कहलाता है। अब हम बताते हैं आपको इसके गोल्जिका के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, रासायनिक संगठन के बारे में, कि इसके अंतर्गत इसमें 60% प्रोटीन व 40% लिपिड द्वारा बनी होती है। फास्फोलिपिड्स में सिफिलिन व लेसिथिन बराबर मात्रा में उपस्थित होते हैं। बशीय अम्लीय, विटामिन सी व अनेक एंजाइम्स एटीपेज, एडीपेज, सीटीपेज, थायमिन पायरोफॉस्फेट, एनएडीएच, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, एनएडीएच साइटोक्रोम रिडक्टेज, यूडीपीएन एसिटाइल, ग्लूकोजेमिन ट्रांसफेरेजेज, गैलेक्टोसिल ट्रांसफेरेजेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज आदि एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। और थायमिन पायरोफॉस्फेट टीपीपीएच एंजाइम की एक्टिविटी भी अन्य एंजाइमों की अपेक्षा अधिक होती है। ट्रांसफेरेजेज एंजाइम शर्कराओं को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बताते हैं आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंतर्गत गोल्जिका के कार्य, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से गोल्जिकाओं के कुछ डिटेल्स बताई गई है, जिसमें इस डायग्राम में गोल्जिका के ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस दिखाया गया है, लार्ज सिक्रेटरी वैक्यूल्स दिखाई गई है और जीएस या फॉर्मिंग फेस दिखाया गया है। नेक्स्ट डायग्राम में गोल्जिका की जो जटिल संरचना है वो दिखाई गई है, जिसमें ट्रांस रीजन, मिडल रीजन, सिस रीजन और नेक्स्ट में गोल्जिका के कार्य को एक दर्शाता हुआ डायग्राम दिखाया गया है, जो कि गोल्जिका में सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इन रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और उसके बाद में ये तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का कार्य होता है। उसके बाद में नंबर 2 पे प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस गोल्जी, मिडिल गोल्जी एंड ट्रांस गोल्जी में यह जो पैकेजिंग का और प्रोसेसिंग का कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है वो दर्शाया गया है। और उसके बाद में ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रेशन।